प्यारे बच्चों, क्लास 12 फाइनल एग्जाम के लिए शॉर्ट टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी विषय के 5 सेट कंप्लीट कराए हैं, जिसमें जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जो जारी बुक किया गया था उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। 5 सेट का वीडियो है जो ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ये शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन है जो विभिन्न गेस्ट पेपर से जो बाजार में आए हैं उनसे मिलाकर बनाया गया है। आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो किसी समयावधि के अंतर्गत किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार का संतुलन कहते हैं। यदि कोई देश वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक करता है तो व्यापार संतुलन को अनुकूल या धनात्मक कहते हैं, और यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन को प्रतिकूल अथवा ऋणात्मक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियां किन रूपों में मिलती है। तो नगरीय बस्तियां जो हैं वो ग्रामीण बस्तियों से अपने कार्यों एवं स्वरूपों में भिन्न होती है। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आधार कृषि होता है, जबकि नगरीय बस्तियों का आधार व्यवसाय या उद्योग अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप प्रधान रूप से होता है। नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों को अपने भोजन और वस्त्रों के लिए अनाज और रेशे उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए माल तैयार करने, इनके खरीदने बेचने और अन्य लोगों को लिखाने पढ़ाने, राजकाज चलाने और इसी तरह के अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियां वे होती है जिनके अधिकांश लोग कृषि, लकड़ी काटने वाले, पशुचारण, खान खोदने वाले, शिकारी, जंगली व पर्वतों पर निवास करने वाले होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, तो पहला सघन बस्तियां, फिर है प्रकीर्ण बस्तियां, एकांकी बस्तियां और अखंडित बस्तियां। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो पहला है व्यवहार विचारधारा, दूसरा है मानव कल्याण का भूगोल, तीसरा सांस्कृतिक, फिर ऐतिहासिक, संसाधनों का भूगोल, कृषि भूगोल और उद्योगों का भूगोल। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या संगठन या जनांकी संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, क्षमता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, निवास स्थान इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को लिखे। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। पवन को गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट की है, जिसमें से एक चौथाई ऊर्जा को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। पवन ऊर्जा का एक और संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। तो तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। उत्पादन का परोक्ष रूप से प्राथमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। एक समाज, बिजली मिस्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, धोबी, नाई, दुकानदार आदि की सेवाएं इनके समान उदाहरण हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वर्तमान समय में भारतीय कृषि के प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता। दूसरा, निम्न उत्पादकता। फिर वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता। भूमि सुधार की कमी, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, वाणिज्यीकरण का अभाव और मृदा अपरदन। भारत द्वारा आयात किए जाने वाले प्रमुख सामानों का उल्लेख करें। तो वर्तमान समय में भारत के आयात में प्रमुख वस्तुएं में मोती तथा उपरत्न, स्वर्ण, चांदी, धातुमयस्क तथा धातु छीजन एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि शामिल है। प्रशासनिक नगर क्या है, उपयुक्त उदाहरण दे। तो राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जैसे नई दिल्ली, कैनबेरा, लंदन, वाशिंगटन डीसी।
उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो वैसे उद्योग जिनके द्वारा मानव उपभोग की वस्तुएं निर्मित हो उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं, जैसे चीनी बिस्कुट उद्योग। उष्मादीप क्या है, वर्णन करें। तो नगरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पक्के मकानों, सड़कों आदि की अधिकता एवं वनस्पतियों के अभाव के कारण ऐसी स्थिति मिलती है। इन अपेक्षाकृत अधिक ताप वाले नगरों को उष्माद्वीप कहते हैं। वैश्विक तापन के चलते धरती आज उष्माद्वीप बन गई है। यहाँ प्रदूषण से वायुमंडल की गर्मी अंतरिक्ष में विलीन उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में संक्षेप में लिखे। तो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा, यह गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब षष्ठकोण महामार्ग के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को जोड़ता है। अनुदान क्या होता है। तो वस्तुओं के बिक्री एवं सेवाओं पर सरकार द्वारा प्राप्त छूट अनुदान कहलाता है। जैसे पेट्रोल एवं एलपीजी पर सरकार अनुदान देती है। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है, क्यों। तो बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क विकसित हुए हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटिंग, दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग एवं ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूपांतरण का मुख्य कारण सिलिकॉन होता है, अतः इसे सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख करें। तो भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ कृषि की दशा दयनीय है। यहाँ की कृषि को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है वर्षा की अनियमितता तथा मानसून पर निर्भरता। दूसरा है परंपरागत कृषि के तरीके, उन्नत बीज तथा खाद का अभाव। प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को लंबे समय के निवास के लिए प्रस्थान करना प्रवास कहलाता है। भारत में प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला है अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज, नौकरी तथा रहने के बेहतर सुविधाएं। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए, मैं पॉइंट केवल बता दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। दूसरा है आपका विवाह। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। चौथा पॉइंट है राजनीतिक गड़बड़ी और 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दे। तो नदियों में कल कारखानों के दूषित जल की साफ सफाई कर छोड़ना, नदियों में स्नान, धुलाई व शव दाहन पर पूर्णतया रोक, चिमनियों से उत्सर्जित धूलकणों एवं धूम्र को छानना और जल की गुणवत्ता के लिए सदैव तत्पर रहना। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा नगर को 2 उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषित करें। तो आक्रमणकारियों के भय से मानव को सदैव ही सुरक्षित स्थानों की ओर आकर्षित करने में बड़ा सहयोग दिया है। जहां सुरक्षा का अभाव रहता है, मानवीय बस्तियां अपने स्थानों से हट जाती है। ऐसे असुरक्षित स्थानों पर समान अवस्थाओं में मनुष्य रहना पसंद नहीं करते। वह असुरक्षित स्थानों पर बसने की अपेक्षा दुर्गम स्थानों को ढूंढते हैं। उत्तरी भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी खैराब के दर्रों द्वारा बार बार भारत पर आक्रमण करते रहे तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात के असंख्य लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा के पहाड़ियों, हिमालय की घाटियों में तथा ऊंचे भागों में जा बसे थे। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाला, कुमायूं, नेपाल आदि में इन्हीं लोगों द्वारा अनेक छोटी बस्तियां सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की गई। यमुना और गंगा के मैदानों में इलाहाबाद और वाराणसी तक बस्तियां अधिक फैली हुई मिलती है, किंतु उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्रों और आक्रमणों के मार्गों के निकट गांव विशेष सुरक्षित स्थानों पर 4 दीवारी भी बनाए जाते हैं। निश्चयवाद क्या है। तो निश्चयवाद के समर्थक निराशावादी तथा भागवादी है, परंतु आधुनिक युग में मानव की सफलताओं के समक्ष यह विचारधारा अधिक नहीं टिक सकी। किसी सीमा तक वातावरण के प्रभाव की अपेक्षा करके मानव प्रगतिशील नहीं हो सकता है। वातावरण का प्रतिबिंब उसके अनेक कार्यों एवं गतिविधियों में दृष्टिगोचर होता है, किंतु मानव पूर्णतः उसके प्रभाव के नियंत्रण में नहीं है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। उन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी है। उन्होंने मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है, परंतु उसकी तुलना बड़े नगर के चौराहों पर खड़े एक सिपाही से कही है, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता।
गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? तो भारत विश्व में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। यहाँ चीनी निर्माण का आधार है। इसके लिए लंबे वर्तमान काल की आवश्यकता होती है, वर्धन काल की आवश्यकता होती है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। अच्छी जल आपूर्ति के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छे जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी भी इसकी उपज अधिक होती है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार दो कारकों को लिखे। तो पहला कारक है समतल मैदान और दूसरा है जलवायु। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए बच्चों। नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख करें। तो नोएडा भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। ये विभिन्न सेक्टरों में बटा हुआ है। नोएडा का औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्व है। बरौनी तो बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के अंतर्गत स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक औद्योगिकरण क्षेत्र है। इसमें इंडियन ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, बरौनी डेयरी आदि अनेक प्रकार के उद्योग विकसित होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला एक पुनः प्रयोज्य प्रयोगशाला थी जिसे स्पेस शटल द्वारा लाया गया कुछ निश्चित अंतरिक्ष उड़ानों पर इस्तेमाल किया गया था। प्रयोगशाला में कई घटक शामिल थे जिसमें एक दबाव वाले मॉड्यूल शामिल थे, शटल के कार्गो खाड़ी में स्थित एक अप्रबंधित वाहक और अन्य संबंधित हार्डवेयर। प्रत्येक अंतरिक्ष उड़ान की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विन्यास में घटकों का आयोजन किया गया था। स्पेसबल घटकों ने कुल 32 शटल मशीनों पर उड़ान भरी। स्पेसबल ने वैज्ञानिकों को पृथ्वी की कक्षा में ग्रेविटी में प्रयोग करने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन है, इसका और आगे डिटेल देख लिए बच्चों। नगरीय जनसंख्या क्या होती है? तो इस नगरीय जनसंख्या का अर्थ एक ऐसी जनसंख्या से होता है जहां पर जनसंख्या घनत्व और मानवीय क्रियाकलाप उस स्थान के आसपास के लोगों से अधिक होता है। नगरीय जनसंख्या आमतौर पर नगरों, कस्बों या उपनगरीय विस्तारों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रामीण जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं और वीडियो को रोक रोक कर आप इसका आंसर लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, संक्षेप में लिखे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा को लिखे। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, सेवाओं के किन्हीं दो वर्गीकरण का उल्लेख करें, उपर्युक्त उदाहरण दे। मतलब सेवा क्षेत्र के बारे में लिखना है जिसमें तृतीयक क्रियाओं और चतुर्थक क्रियाओं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट है इसका भू आकृति, डिटेल देख लीजिए बच्चों। दूसरा पॉइंट है नगरीकरण और तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से नंबर अच्छे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं के नाम लिखें। मतलब कृषि ऋण किस किस से मिलता है? तो सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है? तो इसका डिटेल आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या है? अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण के लाभों को लिखें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको देख सकें। स्वाम क्या होता है?
अगला है पृष्ठ प्रदेश क्या है? भारतीय रेलवे की किन्हीं दो मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसके दो कार्यों को लिखें। योजना आयोग को अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण दें। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर करें। सामूहिक कृषि का वर्णन करें। पारिस्थितिकीय असंतुलन को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख करें। तो ये पार्ट 1 का वीडियो था। पार्ट 2 अभी बहुत लंबा है ये, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।